न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने आज एक बार फिर न केवल केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर जमकर निशाना साधा, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जो लोग आज तक चुनाव नहीं जीत पाए वही आज सवाल उठा रहे हैं। जहां तक गुलाम नबी आज़ाद का सवाल है तो आज़ाद साहब पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन अचानक से आज़ाद का पार्टी छोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कैप्टन अजय यादव आज रेवाड़ी स्थित अपने निवास पर राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से शुरू होने जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और 4 सितंबर को रामलीला मैदान में होने वाली हल्ला बोल रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व गुलाम नबी आज़ाद की मुलाकात को लेकर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि इसका जवाब तो भूपेंद्र हुड्डा या आज़ाद साहब ही दे सकते हैं। वहीं कुमारी शैलजा द्वारा हुड्डा पर कार्रवाई करने के सवाल पर कैप्टन यादव ने कहा कि कुमारी शैलजा वर्किंग कमेटी की सदस्य है, वह चाहें तो कार्रवाई करें। हरियाणा में अगला चुनाव विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में लड़ने के सवाल पर अजय यादव ने कहा कि चुनाव में किसी व्यक्ति का कोई नेतृत्व नहीं होता, चुनाव सामूहिक रूप से ही लड़ा जाएगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव परिणाम के बाद सोनिया गांधी करेंगी। कैप्टन अजय यादव ने मौजूदा सरकार को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया और कहा कि पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा आरक्षण केवल ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार आखिर जातीय जनगणना कराने से क्यों डर रही है। वहीं कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर कैप्टन यादव बोले कि ब्लॉक व जिलाध्यक्षों के बारे में हमें बताया जा चुका है, अक्टूबर माह तक सभी सूचियां जारी कर दी जाएंगी। कैप्टन यादव ने आरएसएस कार्यकर्ताओं को अंग्रेजों का मुखबिर और गुलाम बताया और कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने के लिए ही ये यात्रा और रैली की जा रही है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज जो है हमने अपने बावल क्षेत्र और रेवाड़ी क्षेत्र के जो कार्यकर्ता जहाँ आए थे, कुछ लोग कोसली के भी थे और रेवाड़ी ज़िले से भारत जोड़ो जो यात्रा उसके बारे में मैंने इनको बताया। जो राहुल गांधी जी 7 सितंबर से और 28 दिसंबर तक यात्रा करेंगे और हल्ला बोल रैली जो है, हल्ला बोल रैली है जो कि 4 तारीख को रामलीला मैदान में की जा रही है। उसका उद्देश्य केवल एक ही कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, मुख्य मुद्दा महंगाई है। अब जो है दूध है, दही है, पनीर है, खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं और आपकी दाल जो है वो 200 रुपये, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा, स्टील का रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया। कोई भी ऐसी चीज़ अगर 2014 से और 2022 में जो 8 साल के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, उसकी जो महंगाई दर है वो 28.5% बढ़ी है। जो महंगाई है 28.5% बढ़ी है महंगाई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब आदमी जो है आज अगर आटा भी अगर उस पर अगर दूध जो माँ पिलाती है अपने बेटे को, उसका भी अगर ये है, उसकी अंदर दूसरा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। जैसे रेलवे है, उसका किराया जब हमारे समय में था, आज किराया कितना हो गया। बस का किराया देख लीजिए, हमारे समय में कितना था, इनका किराया कितना हो गया। यानी किस चीज़ को आप कंपेयर कर लीजिए, कोई भी चीज़ है, चाहे रेल का भाड़ा है, उसका भी निजीकरण कर रहे हैं, LIC का निजीकरण कर रहे हैं, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। आपका जो एयरपोर्ट है, बंदरगाह हैं और जो पूंजीपति भाई हैं, उनके 2 मित्र अडानी अंबानी, उनका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। 98,000 लाख करोड़ इतना कर्जा तो केवल अडानी ने ले रखा है और वापस पैसा एक देता नहीं है। और गरीब आदमी को लोन मिलता नहीं है क्योंकि बैंक अगर प्राइवेटाइज हो जाएंगे, इंदिरा गांधी जी ने जो राष्ट्रीयकरण किया था उसके उल्ट चल रहे हैं। आम आदमी की तो पहुंच ही खत्म हो जाएगी बैंकों तक, जैसे पहले हुआ करती थी।
हुड्डा जी और उनकी मुलाकात हुई है, उनसे मिल के आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? कार्रवाई की भी मांग की है। कार्रवाई की नहीं, भी ऐसा मांग- है कि इस बात का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे, वो क्यों मिले उनसे, जी मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? मुझे क्या पता वो किस बारे में मिलने गए थे, मुझे तो बताया नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया कर देना नहीं चाहता। नहीं सर, कार्रवाई की मांग की, आप भी वरिष्ठ नेता, प्रदेश के बड़े नेता अरे हैं, तो भैया, आपको कहीं ना कहीं नहीं, आपका नहीं। भी बात बन। अगर कार्रवाई करनी है तो वो सिर्फ वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं वो, और ना मैं उस कमेटी में हूँ, जो अनुशासन समिति की समिति में हूँ मैं। क्या शैलजा जी कहती हैं और क्या हुड्डा साहब जाकर आज़ाद साहब से बात करते हैं, उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। अगर बात कर ले आप देख ही रहे हैं ना, हरियाणा टॉप है, नंबर 1 है बेरोजगारी में, नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में, तो ये इनकी उपलब्धि है। हमारे यहाँ कितने यहाँ पर हमारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार दिया ही नहीं आता। क्यों नहीं रोजगार दिया जाता? 75% क्या लागू हो गया? लागू नहीं हुआ। अगर लागू होता तो बेरोजगारी क्यों 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 बढ़ती? ने लेटर लिखा था, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं ना कहीं शामिल थे, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू और भी आगे चल रही है। मेरे ख्याल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आज कह भी दिया है कि कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे। एक चुनाव की बात कर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि नेतृत्व जो है वो सामूहिक नेतृत्व होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नेतृत्व नहीं होता है। उदय भान जो है वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, सीएलपी के लीडर भूपेंद्र हुड्डा हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर रणदीप सुरजेवाला भी हैं, कुमारी शैलजा भी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान अपना इसका ओबीसी का। तो आप ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति चुनाव थोड़ी लड़ता है, इस सामूहिक नेतृत्व होगा। उसके बाद जिसको भी मुख्यमंत्री बना होगा वो निर्णय कौन लेगा? वो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्या पहले कभी आज तक कभी ऐसा अनाउंस हुआ है क्या? जो भी होता है वो बाद में होता है। तो एक लास्ट आजाद की बात करें तो पार्टी छोड़कर चले गए, सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता थे और मुख्यमंत्री भी रहे J&K के, उनको मौका सरकार ने दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने उनको मौका दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के साथ यूनियन मिनिस्ट्री भी रहे, 6 दफ़ा राज्यसभा के मेंबर भी रहे। महाराष्ट्र से उनको, क्योंकि J&K में वो जीत नहीं पा रहे थे उस वक्त, तो उनको महाराष्ट्र से 2 दफ़ा लोकसभा का टिकट भी दिया उनको। तो स्थापित करने में IYC का अध्यक्ष भी बनाया। तो उनकी जो पार्टी ने जो उनको कुछ दिया है वो कम नहीं दिया है। अगर आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अगर मैं 3 दफ़ा मंत्री रहा हूँ, तो मैं कहूँ कि जो कुछ है मैं पार्टी की वजह से। अगर गुलाम नबी आज़ाद का कद बना तो वो पार्टी की वजह से बना। तो अगर आज वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुमारी लगातार एक के बाद अब कुमारी शैलजा, पहले कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस को कैसे देखते हैं? हरियाणा में किस तरह से लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि 9 तारीख तक, सितंबर तक पीसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट आ जाएगी। ब्लॉकों का ऑलमोस्ट निर्णय हो चुका है जिनको बनाना है, हमें बता दिया गया है, लेकिन उसका अभी इवन जो जिला अध्यक्ष जो बनने हैं उनका बारे में हमें बता दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि अब आप जानते हैं हर चीज़, अभी सोनिया गांधी जी की जो है माता जी का डेथ हुआ है, तो मैं उसके लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं उनकी आत्मा को शांति मिले। आप देखिए, वो उसकी वजह से भी कुछ डिले हुआ है ना, थोड़ा आगे बढ़ाया गया है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स भी तैयार नहीं है। और फिर एक निजी एक शर्ती पहुंचती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके प्रति भी हमारी कुछ फ़र्ज बनते हैं कि हम लोग उनके दुख में हम शामिल हों। तो कब तक माना जाए लिस्ट जारी, कब तक हो जाएगी? उम्मीद है अक्टूबर तक, अक्टूबर महीने में सारी लिस्टें जारी हो जाएगी। सर, चुनाव की तैयारी लगभग दोनों पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी वहाँ बुलाए थे, जिसमें विधायक जी भी शामिल थे। हल नहीं निकला, काफी लंबी चौड़ी बैठक चली। साहब, इनको कहते हुए कितने वर्ष हो गए हैं, और इनका फ़र्ज़ ये बनता है कि कोर्ट में जाएं, उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएं,
वहाँ क्यों नहीं जाते सरकार क्यों नहीं जाती नेशनल ह्यूमन ट्रिब्यूनल में, क्यों नहीं वहाँ केस डालती? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना रखी है, उसके पास जाए, सुप्रीम कोर्ट में दायर करें, एक पीएल डालें कि ये जो पानी है सफ़र को। और राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं मंत्री हैं सरकार के अंदर, और भूपेंद्र हुड्डा एनवायरनमेंट के मंत्री हैं, उनको कल होना चाहिए था यहाँ, तो अधिकारी और भी चुस्त होते। भाई आप देखिए ना कि 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं, सुधा यादव जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा विधायक इस इलाके के हैं, और यहाँ के लोग सफ़र करें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर अभी आपने कहा कि अभी आप को आरक्षण दिया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो एक तरीके से ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। 27% आरक्षण मंडल कमीशन ने दिया है, इसमें हरियाणा के अंदर 16% आरक्षण बनता है BC-A का और 11% बनता है BC-B का। तो ये तो पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। पंचायत राज में जो हमारा हक है, अधिकार है, उसको नहीं देंगे तो 5 तारीख को पूरे हरियाणा में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो सब ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम कि आप अपना जो है डिसीजन बदलें, और जो कमीशन आपने बनाया वो तो केवल नामचारे के लिए बनाया था। भाई ये जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते? क्यों डर लगता है इनको? भाई पिछड़ा वर्ग जो है हरियाणा में, अगर कोई सही मायने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ दलित और OBC, वो आज उनके साथ खड़ा है। और मेरा ये मानना है, और माइनॉरिटी के लोग जो हैं और छत्तीस बिरादरी, तब अगर आप उनको उसकी अनदेखी करेंगे तो वो तो गलत बात है ना। अनदेखी कैसे कर सकते हो आप? एक सीएम का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें उसने कहा था कि यहाँ पर्यटन आएगा, लाखों रुपए की अर्निंग होगी, लेकिन अब वो पानी आ जाता है, लोग आंदोलन कर रहे हैं उस पर। आप देख इसको लीजिए लेकर ना। कई बार आवाज अरे भैया, एम्स आ गया क्या? एम्स नहीं आया। ये एनवायरनमेंट के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे पर्यटक स्थल बनेगा, यहाँ पर नाव चलेगी, हैं यहाँ पर जो है वो बनेगा। वहाँ तो गंद हो गया। जो राजीव गांधी हर्बल पार्क जो मैंने बनाया था, उसको आप जाके हालत देखिए। वो पर्यटन स्थल वो बनना था जो बिल्कुल उसके मसानी बराज के साथ ही है। ये कुछ नहीं करने वाले, ये केवल हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, यूक्रेन रशिया इसकी बात करेंगे, ताइवान और चीन की बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, केवल अपने मतलब की बात करेंगे। एक बेरोजगारी की हो रहा है, बेरोजगारी की भी संविधान बचाओ यात्रा भी चलाई जाएगी। जैसे ही जैसे आपका पहला स्टेट है तमिलनाडु, जैसे ही उसको पार करेंगे 75 किलोमीटर की संविधान बचाओ यात्रा होगी, जिसमें SC, OBC, ST, माइनॉरिटी, किसान कांग्रेस और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो हैं उसमें हिस्सा लेंगे। और संविधान को जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, OBC को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, धर्म के बारे में भेदभाव की बात करते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर एक 75 किलोमीटर की स्टेट के अंदर यात्रा होंगी। और उसके बाद जैसे ही अगले उसमें जाएंगे तो भारत जोड़ो यात्रा होगी। जैसे ही उस स्टेट को पार करेंगे तो एक हफ्ते बाद भारत जोड़ो यात्रा भी, ना संविधान बचाओ यात्रा भी चलाई जाएगी। आज तिरंगा यात्रा के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि इन्होंने कभी तिरंगा फहराया नहीं, कभी देश की आज़ादी में कभी हिस्सा नहीं लिया। ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे RSS वाले, और मुखबर थे उनके, इसलिए सेवा दल बनाया गया था, जो कांग्रेस सेवा दल है। और पहली बार आपके नागपुर में तिरंगा झंडा फहराया गया है। 70 साल के बाद कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया इन लोगों ने। आज हमें ये तिरंगा झंडा लगाने की बात करते हैं, उसके बारे में प्रचार करते हैं, सरदार पटेल और नेहरू जी के बारे में इस प्रकार की बात कहते हैं कि ये हमें आज़ादी मिली, भीख में आज़ादी मिली।
तो इसका मतलब जलियांवाला बाग में जिनकी लोगों ने शहादत दी है वो भीख में है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मैं महात्मा गांधी और नेहरू जी ने 16-16, 18-18 साल तक जो है जेलों में रहे। भगत सिंह ने शहादत दी, चंद्रशेखर आज़ाद ने शहादत दी, सुभाष चंद्र बोस ने शहादत दी। क्या ये सब भीख में मिली है क्या? तो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का अपमान करते हैं। नेहरू जी की फोटो हटा दी वहाँ से। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा और हल्ला बोल जो यात्रा है, इसका उद्देश्य है कि सरकार की जो नाकामी है, चाहे आपका महंगाई हो, बेरोजगारी, आप देख लीजिए टॉप पे है हरियाणा। अभी जो है पिछड़ा वर्ग की जो आरक्षण दिया है उसमें केवल 8% BCA को दिया है, जबकि उनका हक बनता 16% का, और BCP का बनता 11% का। 27% आरक्षण भी नहीं दिया। और उसके लिए जो है ये कमीशन बनाया, ये जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते? अरे पता लगे कि कौन सी बिरादरी, कितने लोग हैं। सब कहते हैं हम इतने हैं। 2011 को आज तक इन्होंने उजागर नहीं किया। इन सब मुद्दों को जो है हल्ला बोल रैली के अंदर, लेकिन मुख्य मुद्दा महंगाई है, जिससे आम आदमी जूझ रहा है। दाल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों को लेकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, टैक्सेस जो हुआ था, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसके साथ भी केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि आप लोगों ने उसके साथ आपने उनको हेल्प नहीं किया, ना आपने सारी बातें उनके साथ शेयर करी, तो उनको पता कैसे लगेगा? इन सब मुद्दों को लेकर 4 तारीख को हमने हमारे यहाँ से सभी जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बावल से, रेवाड़ी से, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ से कम 200 गाड़ियाँ हमारी यहाँ से। विपक्ष सत्ता पक्ष भी हमेशा उठाता रहता है कि एक परिवार, और अब जो आपके कांग्रेसी जो बड़े लीडर्स थे वो एक भी बात छोड़ के जा रहे है, हैं। सवाल कौन उठा रहे हैं? जो 6 साल तक, 6 टर्म तक जो राज्यसभा के गुलाम नबी आज़ाद 6 टर्म तक राज्यसभा के MP रहे, मुख्यमंत्री रहे, तब तक तो सोनिया गांधी बहुत अच्छी थी, राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया थे। उनके बयान आप पढ़ लीजिए। आनंद शर्मा जो कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं जीता, 4 दफ़ा राज्यसभा का मेंबर बनाया, यूनियन मिनिस्टर बनाया। ऐसे लोग जो लोग हैं, जब इस प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि राज्यसभा की उनको सीट नहीं मिली है, अभी औरों को भी मौका देना चाहिए ना। और अमित शाह के लड़के हैं जय शाह, आपने देखा भी होगा, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ तब उन्होंने झंडा लेने से इनकार कर दिया। जो हर घर तिरंगा यात्रा का जिन्होंने करा, अमित शाह का खुद के लड़के ने झंडा पकड़ने से मना कर दिया। तो ये लोग तो वो हैं जिन्होंने 52 साल तक झंडा नहीं लगाया अपने मुख्यालय के ऊपर। नहीं, BCI का जो सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह का लड़का तो है ही ना। और सिंधिया कौन है? आपका जो कितने लोग मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो इनके घर से, येदुरप्पा है उसका लड़का है। आपकी जो सिंधिया जो राजनाथ सिंह का बेटा है, प्रेम कुमार धूमल का बेटा, प्रेम कुमार धूमल का लड़का है, अनुराग है, राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत हैं। तो अरे कितने गिनवा दें आपको? क्या इनके यहाँ परिवारवाद की बात करते हैं? अब भाई मुझे बता दीजिए आप, जिसको कार्यकर्ता चाहेंगे इलेक्शन, तो अभी जो इलेक्टर रोल है उसमें जो इलेक्शन लड़ना चाहे लड़ ले, कोई मना किया है क्या? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी खुद भी थे, उनकी वाइफ भी थी, उनका बेटा भी था, 3 लोग एक परिवार से थे। वो क्या बताएंगे भाई इस चीज़ के ऊपर? तो परिवारवाद पे इनके मुँह से अच्छा लगता नहीं है। और फिर खुला है, चुनाव कोई लड़ ले, किसी को मना किया है क्या? अभी उसमें तिवारी हैं अपने पंजाब के, उन्होंने बात करी है, थरूर ने बात करी है। अरे भाई किसने रोके आप लोगों को? जिसने चुनाव लड़ना है वो लड़े। और राहुल गांधी जी तो मना कर रहे हैं, मुझे नहीं बनना भाई। उन्होंने कब कहा कि मुझे अध्यक्ष बनना है? लेकिन लोग चाह रहे हैं, पार्टी के कर्मचारी की ओर हैं। जब सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे तो कांग्रेस तो जमीन में चली गई थी। उसको सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष बनी है, जब 2004 से लेकर और 2014 तक यूपी की सरकार रही है, तो हर पार्टी का समय होता है।